हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के आधार पर आपको सिलेबस कराया जा रहा है 2024 को देखते हुए बच्चों। और पुराने एनसीईआरटी में अब चैप्टर 3 देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। और आज के इस लेक्चर में तो आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मतलब आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों। आप लोगों के साथ ये टॉपिक साझा कर रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं संक्षारण। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत बताइए। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। या कि संक्षारण क्या है, संक्षारण के बचाव के उपाय बताइए। तो ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 12th लेवल में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से हम आज क्लियर करेंगे। इतना यदि आप संक्षारण का टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चों तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको समझना है बेसिक चीज कि संक्षारण क्या है। संक्षारण है क्या। संक्षारण का मतलब होता है बच्चों धात्विक पदार्थों का नष्ट होना, संचरित होना। संचरित होना मतलब नष्ट होना सीधा। किसी भी मूल धातु का अवांछित पदार्थ में बदलना, अवांछित यौगिक में परिवर्तित होना एक संक्षारण की प्रक्रिया कहलाती है। अवांछित मतलब जो उपयोगी ना हो। जैसे आप एक रॉड ले लें, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, मतलब हल्का फुल्का पानी गिर रहा है, मतलब बाहर का वातावरण नमी युक्त है, उसे आप खुले जगह पर छोड़ दें जहां पर पानी वगैरह थोड़ा बहुत पड़ता हो। आप ज्यादा नहीं 10 से 12 दिन बाद देखेंगे कि रॉड पे यानी छड़ पे, लोहे के छड़ पर एक पतला परत बन जाता है। और वो परत यदि आप उसको थोड़ा सा धक्का दोगे तो परत निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं लोहा का जो ओरिजिनल आयरन था वो कहीं ना कहीं अवांछित यौगिक में परिवर्तित हो गया, जंग में परिवर्तित हो गया। तो वो एक प्रकार से क्षरित होता है। आप पुराने मकान में देखेंगे जहां यदि राड मान लीजिए रहा हो, छड़ जिसे बोलते हैं, वो यदि खुले जगह पर रहा हो तो धीरे धीरे जो बहुत पतला हो जाता है। आप बहुत पुराने बिल्डिंग में आप देखिए जहां मान लो खिड़की लगा हो और खिड़की में कोई वार्निश पेंट ना लगा हो तो राड एकदम धीरे धीरे करके पतला हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, जो मुख्य रूप से आयरन है, लोहा है, वो अवांछित पदार्थों में बदल रहा होता है। इसलिए बच्चों हम संक्षारण की परिभाषा एक प्रकार से इस प्रकार दे सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। मतलब क्षरित हो जाने की प्रक्रिया, नष्ट होने की प्रक्रिया ही आपका संक्षारण कहलाता है बच्चों। जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये संक्षारण की परिभाषा आप लोग सीख लेंगे भाई। यहां पर रट्टा मारना नहीं है भाई। किसी भी धातु, हमारे पास धात्विक पदार्थ हो सकता है, लोहा हो सकता है, इसके जगह आप सोना चांदी कुछ भी ले सकते हो। धातु पदार्थ होना चाहिए, कापर हो गया, जिंक हो गया। ये अवांछित पदार्थों में यदि बदल रहे हैं तो वहां पे संक्षारण की क्रिया हो रही है। इसका रासायनिक सिद्धांत, संक्षारण तो क्लियर है ना, परिभाषा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रासायनिक सिद्धांत को समझेंगे, किस प्रकार से इसमें रासायनिक सिद्धांत काम करता है। मतलब जो हमारा लोहा होता है उसमें एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और किस प्रकार से जंग का रूप हो जाता है। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको भी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं हमारे पास आयरन है, आयरन का टुकड़ा है, छोटा सा आयरन ले रहा हूं बच्चों, आयरन का टुकड़ा ले रहा हूं मैं, छोटा सा आयरन का टुकड़ा, ये आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, ठीक, ये आयरन का टुकड़ा है, ये हमारे पास आयरन है मतलब लोहा है। अब आप सबको पता है कि इसके चारों ओर कहीं ना कहीं नमी होगा। नमी होगा कि नहीं होगा, मतलब पानी भी होगा, H2O होगा कि नहीं होगा। तो इसके चारों ओर एक वातावरण तैयार हो जाता है, एटमॉस्फेयर। इसके चारों ओर एक छोटा सा वातावरण आपका जनरेट हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं। अब इसमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं पानी भी होगा। इसमें आपका पानी भी है, H2O भी है, और आपका ऑक्सीजन भी है, नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। इसमें सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें 2 भाग बनता है, एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड। तो एनोड का कार्य कैसे होता बच्चों, जैसे हमारे पास एनोड कब कहलाता है, जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो। जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा आयरन है, ये लोहा है, ठीक है, ये मेरा लोहा है, ठीक है, आयरन है। यहां से आयरन करता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे Fe2 पॉजिटिव हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया,
2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस लोहे पर आ गया और ये बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यहां पर किसकी क्रिया हो रही है बताओ? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जिससे ये हमारा एनोड कहला गया कि यहां पर ये भाग एनोड का कार्य करने लग गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन, भाई देखो हमारा ये लोहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा परमाणु है, बहुत ज्यादा परमाणु। ठीक है, अब आप मत, मैं एक परमाणु को लेकर चल रहा हूं, इतने ज्यादा परमाणु यहां पर सो नहीं हो सकते जितना इसमें परमाणु होगा। तो किसी एक परमाणु की बात की जा रही है कि एक परमाणु है, उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया बच्चों? इस लोहे पर आ गया और Fe2 पॉजिटिव बाहर हो गया। नमी में वातावरण में बच्चों पानी भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या है? वातावरण में आपका जो है नमी मतलब पानी युक्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब O2 और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये जो हमारा H2O है ना बच्चों, प्लस O2 और यहां से पा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, यहां से मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन पा रहा है, इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों OH निगेटिव में। OH निगेटिव में कैसे? OH निगेटिव, भाई यहां पर ऑक्सीजन मान लो हमारे पास कितने हैं? 1 है, यहां 2 है, तो कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन। यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 4 OH निगेटिव आयन बनेगा, तो 4 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब पहले समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कैथोड और एनोड दोनों प्रकार से यहां पर हमारा इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा। यहां पर आप देखो, ये जो आयरन है, ये जो लोहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर +2 में बदल गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस लोहे पर चला गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? और Fe2 पॉजिटिव ये ऊपर की ओर चला गया। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन इसके सतह पर देखो जरा, इसके सतह पर ऑक्सीजन है, पानी है, और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के OH निगेटिव आयन के रूप में बदलता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब ये जो हमारा Fe मिला है और OH, ये आपस में क्रिया करके, जैसे हमारे पास ये दोनों बच्चों यहां पर यदि मैं बात करूं इस बाह्य भाग में, और ये OH निगेटिव आयन यदि क्रिया करेगा तो ये बनाएगा FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये भाग बन गया। और बाकी इसमें पानी तो है ही है, ऑक्सीजन भी है, और जब ये आपस में फिर से नमी युक्त, जैसे हमारे पास बन चुका है FeOH का होल ट्वाइस, ये बन चुका है बच्चों। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा भी है, हाफ O2 ले लिया हमने, और H2O हम आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो ये फाइनल आपस में क्रिया करके क्या बनाता बच्चों? Fe2, बैलेंसी कराने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपका यहाँ पर ऑक्सीजन हाफ आता है, और ऑक्सीजन 2 दूना 4, तो 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये आपका बनाएगा O3 इंटू 1 H2O के रूप में यहाँ से निकलेगा। तो अब कितना H2O बनेगा? जितना यहाँ से आप ले सकते हो, तो आपका XH2O बन जाता है, और यही जंग का आपका सूत्र बन जाता है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जंग लगने से रासायनिक सिद्धांत काम करता है। कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को संचारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। नमी जिसमें O2 CO2 विलय होता है विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। ठीक, ये डायग्राम बना है बच्चों, ये डायग्राम के आधार पर आप समझोगे कि हमारे पास एक लोहा है, रॉड है, यहां पर देख सकते हो। यहां से आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, तो मतलब ये एनोड की भांति कार्य करने लग गया। किसके भांति? एनोड। ठीक है, और यहां पर बच्चों, यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका सतह, यहां पे जो सतह है वो कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, बाकी वातावरण में तो आपको समझा ही दिया गया वातावरण में क्या क्या चीजें हैं। आपका ऑक्सीजन भी है, आपका पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, इससे जैसे हमारा नमी है NH2O और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके OH नेगेटिव आयन, ये कहां पर क्रिया हो रही है? ये कैथोड पर हो रही है। ये कहां पर क्रिया हो रही थी? एनोड पर। ये कहां पे क्रिया हो रही है? कैथोड पर हो रही है।
फिर आपका जो आयरन है यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ये विलयन में चला गया, मतलब वातावरण में चला गया, और वातावरण में मिल रहा है OH नेगेटिव आयन। ये दोनों आपस में जैसे ही संपर्क में आते हैं बच्चों तो FeOH का होल ट्वाइस बनाते हैं। FeOH का होल ट्वाइस, वहां की नमी और ऑक्सीजन की तो कमी है नहीं, ये और ऑक्सीजन और नमी मतलब पानी से क्रिया करके जंग का रूप ले लेता है। ठीक है, इसको लिखना कैसे मैं आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल आप यहाँ पर संक्षारण की परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद इसका सिद्धांत में इतना लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है, इसे संक्षारण सेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा जो भी होगा उसमें एनोड का कार्य करेगा, और जितना भी अशुद्ध लोहा होगा वो कैथोड का कार्य करता है। और इसमें नमी NH2O आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड विलेय विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। यहां तक क्लियर, इतना लिख लेंगे। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बच्चों कि आपका एनोड किस प्रकार से इसमें, एनोड या कैथोड किस प्रकार से इसमें बदलता है, वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद डायग्राम बनाना है बच्चों, ये डायग्राम बनाना है। ये थोड़ा सा बड़ा रूप मैंने बना दिया है, जैसे आप देख सकते हो कि एक लोहा है, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे आयरन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, त्याग दिया है। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया तो एनोड हो गया, यहाँ पे कैथोड है H2O और 1/2 जो O2 है, क्रिया करके OH नेगेटिव आयन बनाता है। अब जो OH नेगेटिव आयन है बच्चों, ये आपस में आयरन के साथ क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस बनाता है, जो पानी की उपस्थिति में जंग का सूत्र बना देता है। ठीक है, ये आपका एक वाटर फिल्म हो गया, मतलब एक प्रकार से इसका नमी युक्त वातावरण हो गया। ये लोहा है, इसके चारों नमी युक्त वातावरण है। तो प्लीज आप लोग इसका डायग्राम बना लें, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, चीजें क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा बच्चों की एनोड पर क्या हो रही है और कैथोड पर क्या हो रही है। ठीक है, तो दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। हिंदी ज्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा लिखने को, जितना एग्जाम में पूछा जाए उतना तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एनोड पर जो Fe है बच्चों, वो किस में बदल रहा है, Fe2 पॉजिटिव आयनों के रूप में, आयनों के रूप में कहाँ जाता बच्चों, ऊपर ये जो आपका विलयन है विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट का मतलब आपका ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसका विलयन कहलाता है। आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। भाई एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, इसलिए एग्जाम में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि समझ लें। अब इसके बाद बच्चों ये एनोड पर हो गया, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर जो आपका आयरन है, ठीक है, ये आपका एनोड पर तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि रिलीज हो गया, लेकिन कैथोड पे ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन हुआ ना बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जल का अणु है OH नेगेटिव आयन में परिवर्तित होता है। फिलहाल इसका जो रिएक्शन है आपका एनोड का, तो एनोड का यहाँ पर आप लिख सकते हो जो Fe है वो Fe2 पॉजिटिव आयन के रूप में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर रिलीज कर दिया। इसके बाद हम कैथोड के लिए लिखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। कैथोड के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा लिया जाता है। इसको मैंने पहले भी समझा दिया कि मेरे पास जल का अणु है, वैसे 2 अणु मैंने लिया था, और ऑक्सीजन बच्चों O2 है, और इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये आपका 4OH निगेटिव आयन बनाता है। अब ये जो OH निगेटिव आयन है ना बच्चों, एनोड पर आपका क्या मिला, एनोड पर आपका मिला, एनोड पर आपका क्या मिला, एनोड पर आपका मिला Fe2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, आयन OH निगेटिव आयन से क्रिया करेगा, आयनों से क्रिया कर क्या बनाता बच्चों, FeOH का होल ट्वाइस बनाते हैं। ये पहले भी मैंने बता दिया था कि विलयन में आपका Fe2 पॉजिटिव आयन विलयन में गया, कैथोड पर ये रिएक्शन हुई और ये बन गया। अब बच्चों आपको पता है कि वायुमंडल में जो आपका आयरन है, आयरन हाइड्रोक्साइड बन चुका है, नमी के उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये जो हमारा FeOH होल ट्वाइस जो नमी के उपस्थिति में, या आप कह सकते हो नमी तथा ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या बनाता बच्चों, हाइड्रेटेड आयरन बनाता है,
हाइड्रेटेड आयरन बनाता है। इतना लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। इतना लिखोगे तो रासायनिक सिद्धांत भी कंप्लीट कहला जाएगा। जैसे मैंने कहा आपका FeOH का होल टॉइस बना, ठीक है। आप हाफ O2 ले लो, एक ऑक्सीजन चाहिए इसलिए, बाकी H2O तो आपका बना देगा Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O का मतलब है जितना आप पानी लोगे उतना बन जाएगा, ठीक है। ये आपका जंग का सूत्र है। जंग का सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है बच्चों। तो रासायनिक सिद्धांत लिखते समय सबसे पहले आप क्या करोगे, संक्षारण लिखोगे, संक्षारण लिख लोगे। संक्षारण के सिद्धांत में ये चीज़ आप ऐसा करोगे बच्चों, यहाँ तक कार्य करता है। इसके बाद आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद बच्चों आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। एग्जाम में आएगा रासायनिक सिद्धांत में इतना लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हमारा पहला है बच्चों धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का मतलब जिसका संक्षारण हो रहा है वो कितना क्रियाशील है। कोई भी पदार्थ जितना अधिक सक्रिय होगा, क्रियाशील होगा, उतना ही शीघ्रता से उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, संचरित होगा। यानी किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी बच्चों, उतनी अधिक शीघ्रता से वो संचरित होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास में पढ़ने की क्षमता ज़्यादा है, तो उसे यदि अच्छा टीचर मिल जाए वो उतना ही आसानी से पढ़ेगा, उतना ही जल्दी वो कैपेसिटी उसके अंदर होगी उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए किसी धातु का संक्षारण हो रहा हो तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा ना, कितना आसानी से उस पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो क्रियाशीलता पर भी डिपेंड करता है। वायुमंडल की प्रकृति, यदि नमी नहीं है तो फिर समझो किसी भी धातु का संक्षारण नहीं होगा, कोई भी धातु नष्ट नहीं होगा। जैसे आप ही देख लो, किसी भी अनाज को यदि आप नमी में रख दो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, सुखा कर रखा जाता है। आप अपने घर में देखना, अनाज में जितना भी जो भी जैसा भी है केमिकल डाला जाता है, लेकिन अनाज को हमेशा सुखा कर ही रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी धातु की बात करते हैं, यदि नमी नहीं है तो उसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होगी, बहुत ही कम होगी। इसलिए यदि वायुमंडल की प्रकृति में यहाँ पर नमी ना हो, ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, पानी ना हो, तो फिर वहाँ पर संक्षारण नहीं होगा। तो संक्षारण डिपेंड करता है कि वातावरण में नमी है कि नहीं है। तो यदि वातावरण में नमी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके कारण इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगला नंबर पीएच मान पर। भाई देखो पीएच मान पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 7 से कम पीएच मान है, ठीक है, तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और वैसे भी यदि अम्लीय माध्यम है, जैसे आपको मैं शुष्क सेल समझाया था जिसमें बोला था अमोनियम क्लोराइड की जगह KOH का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है अम्ल होता है, और अम्लीय माध्यम में कोई भी धातु ज़्यादा से ज़्यादा संचरित होता है, मतलब नष्ट होता है। तो यदि पीएच मान 7 से कम है, मतलब कमी होने पर, किसी भी धातु के पीएच मान में कमी होने से कहीं ना कहीं उसका संचरण बढ़ता है। धातुओं की अशुद्धियाँ, अशुद्धियों में मैंने आपसे चर्चा किया भी कि जैसे मान लीजिए लोहा लिया तो शुद्ध लोहा एनोड का काम करता है, अशुद्ध लोहा कैथोड का काम करता है। तो अशुद्धियाँ यदि बढ़ती गई तो वहाँ पे कैथोड का जो है वहाँ पर एक प्रकार से क्रियाशीलता एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अशुद्धियों होने पर ही कैथोड बनेगा ना। तो कैथोड भाई अशुद्धि यदि हुआ तो कैथोड जल्दी बन गया और भाई वो विद्युत रासायनिक सेल का काम करने लगेगा, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में धातु संचरित होगा। बचाव के लिए केवल 2 ही पूछा जाता है कि 2 आप बताओ। तो पहला आपका रोधिका रक्षण है। धातु को संचरित होने से बचाने के लिए उसके सतह पर रोधिका लगा, जैसे ग्रीस, पेंट, वार्निश आदि लगा करके धातु की सतह पर पेंट लगा दो, आप धातु की सतह पर ग्रीस या तेल लगा दो, पतली परत चढ़ा दो, विद्युत लेपन द्वारा निकल कैडमियम आदि लगा दो। और दूसरा जो है बच्चों धातु संरक्षण, बलिदानी संरक्षण, जिसे उत्सर्ग संरक्षण कहते हैं। बलिदानी संरक्षण का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास लोहा है, इसे अधिक क्रियाशील का पदार्थ इसके चारों ओर लेप लगा दें, तो अधिक क्रियाशील वाला पहले संचरित होगा और अंदर का धातु पदार्थ बच जाएगा। कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों। बलिदानी संरक्षण का मतलब बलिदान कर देना। कोई भी हमारे पास एक धातु है, उसके चारों ओर एक अन्य धातु का हम परत चढ़ा दें, जो कि क्या हो जाए, ज्यादा क्रियाशील हो और ज्यादा संचरित होगा।
तो अंदर वाला पदार्थ बच जाएगा। इस विधि में धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऐसी धातु की परत चढ़ाई जाती है जो संक्षरित होने वाले धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, जिससे अधिक सक्रिय धातु की परत नष्ट हो जाती है और बच्चों मूल धातु संरक्षित रहता है। क्या है? बलिदानी संरक्षण। बलिदान कर दे अपने आप को और बाकी को बचा लो। जैसे आपके घर में एक कुत्ता हो, कुत्ता अपने आप को निशावर कर देगा लेकिन मालिक को बचा लेगा। बोलते हैं ना भाई, सबसे ज्यादा विश्वास किस पे रखा जा सकता है? तो घर में। तो समझ सकते हो कि वफादार जो होता है जीव वो कुत्ता ही होता है। अपने मालिक को बचाने के लिए अपना जान न्यौछावर कर सकता है। इसलिए बोला बलिदानी रक्षण। एक धातु को ही बचाने के लिए उससे अधिक क्रियाशील वाला धातु हम प्रयोग में लाते हैं, जिससे अधिक सक्रिय धातु क्या करेगा बच्चों? जल्दी नष्ट हो जाएगा और अंदर वाला बच जाएगा। ऐसे जंग विरोधी विलयन लगा करके, जंग विरोधी विलयन का मतलब ये है कि किसी धातु पर एक ऐसा पदार्थ लगा दें जिससे जंग लगने के कोई चांस ही न बने। जैसे मान लीजिए क्षारीय फास्फेट होता है, क्षारीय क्रोमेट विलयन है, इन पर यदि हम लोहे को डुबा दें या परत चढ़ा दें तो लोहे पे भी जंग नहीं लगता है। ऐसे ही और कई सारे वैद्युतीय रक्षण भी विधि है। वैद्युतीय रक्षण मतलब एक प्रकार से संक्षारण को रोकने का ही उपाय है। और इसमें अपन क्या करते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए लोहे के पाइप है, पेट्रोल या डीजल के टैंक हैं, इनको बचाने के लिए अपन वैद्युत विधि से इसमें परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, या कि मान लीजिए मैग्नीज या जिंक के साथ जोड़ देते हैं, जिससे पहले क्रियाशीलता वाला ज़्यादा संचरित होगा और ये पदार्थ बच जाते हैं। कुल मिला के आपको दो तो तैयार कर ही लेना है कि रोधिका रक्षण लगा करके। सिंपल है, आप लोग अपने घर के खिड़की में, लोहे की खिड़की में क्या लगा देते हैं? पेंट है, वार्निश लगा देते हैं, जिससे वो संचरित नहीं होता है। ऐसे आप बलिदानी संरक्षण भी कर सकते हैं। बलिदानी संरक्षण का मतलब अधिक सक्रिय वाले पदार्थ को लगा दें, धातु को धातु से ही बचाया जा सकता है, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो ये चीज आप तैयार कर लेना बच्चों। क्वेश्चन जितना पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और यदि नोट्स की आपको आवश्यकता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूँ 9685299149। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। 100 रुपीज़ चार्ज है, बट ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।